हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और ये टाइम ऐसा होता है ना जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में बच्चे घिरे होते हैं, बहुत सारी कॉलेज की कॉल आ रही होती है और कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अपने एडमिशन्स को लेके। और इसी दुविधा को हम जानते हुए हमने शुरू की है अपनी नई सीरीज, जहाँ पे हम लेके आते रहते हैं 2025 के स्टूडेंट्स को और हम शेयर करते हैं उनकी जर्नी, ताकि आप उन सभी चीज़ों से बच पाएँ जो आपके इस रास्ते में अड़चन बन के आ सकती हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज की वीडियो में जुड़े हैं क्षितिज गुप्ता, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन जर्नी का। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्षितिज के साथ, क्षितिज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं क्षितिज, आपका परसेंटाइल अच्छा रहा, आपने कैट दिया, एनमेट दिया, तो प्लीज़ बताइए दर्शकों को क्या स्कोर्स रहे और किन कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं और कितने कॉलेज से आपके पास अभी तक कॉल लेटर आ चुके हैं, कॉल्स आ चुकी हैं इंटरव्यूज़ के लिए। मेरा कैट में परसेंटाइल था 81 परसेंटाइल एंड देन मेरा एनमेट में स्कोर था 221। देन उसके रिगार्डिंग मेरा वर्क एक्स भी था, तो मुझे काफ़ी कॉलेज से कॉल आए। इन IIMs मुझे कैप कॉल्स थे, IIM विशाखापट्टनम, काशीपुर का भी कॉल था। देन अगर मैं वो आ जाऊँ, एनमेट से मुझे तापी से कॉल आया है, NMIS मुंबई से कॉल आया है। देन कैट से मुझे फोर का कॉल आया है और IMI दिल्ली का। और ऑलमोस्ट मेरे बाकी सारे इंटरव्यूज अभी हो चुके हैं। कुछ IIM विशाखापट्टनम का भी बचा हुआ है, वो अभी कुछ आने वाले दिनों में हो जाएगा। और बाकी का भी मैं वेट कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए। देखिए क्या होता है। तो अभी आपने इतने सारे कॉलेजेस का अप्लाई किया था, तो ये जो एप्लीकेशन की जर्नी है ये कैसी रही है आपके अभी तक? मतलब इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये भी। एप्लीकेशन आप खुद ही कर रहे थे सारे, क्या टफ रहा? कुछ पॉइंट आपको कुछ जो बताना हो दर्शकों को कि टफ रहता है या मुश्किल रहता है, आसान रहता है, क्या रहता है? एज सच टफ तो नहीं रहता, क्योंकि आपको एक अपना आइडिया लग जाता है कि इसके रिगार्डिंग आपको क्या आगे की जर्नी रहेगी, कि आप स्कोर के रिगार्डिंग, कि जैसे मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग थी, वर्क एक्स था मेरे पास, तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करता हूँ तो मेरे थोड़ा आसान रहेगा उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो इन्होंने तो काफ़ी सारे कैंपस भरे, अब आगे जानते हैं कि कैंपस का इंटरव्यू कैसा रहा इनका अनुभव। तो क्षितिज, पहला क्वेश्चन तो मैंने बहुत आसान लिया था ताकि आप कंफर्टेबल हों माहौल के साथ, आप आगे जवाब सही से दे पाएँ। तो आपने बताया कि आपने बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म भरे अपने स्कोर्स के बेसिस पे, आपका जो भी स्कोर रहा कैट में या फिर एनमेट में जो आपने स्कोर किया। तो जब आपने फॉर्म्स भरे तो ऑब्वियसली इंटरव्यूज भी दिए हुए हैं और अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू देंगे या फिर चलो अगले साल के लिए भी अगर हमें देख रहे हैं तो ये वीडियो काम की रहनी चाहिए, है ना? तो इंटरव्यूज में आपने कॉमन कौन से फैक्टर्स देखे जिन पे बच्चे को ध्यान देना चाहिए अगर वो अपने लिए टियर 1 या टियर 2 के कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं? सबसे मेन थिंग तो ये है बच्चों के लिए कि हमें जो हमारी प्रोफाइल है एक्चुअल उसके साथ ही रहना है। मतलब हमें सच बोलना है, इंटरव्यूअर ना वो उसे सच सुनना है। अगर आपने कुछ भी फेक चीज़ बना के बोली वो तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस है बच्चों के लेके, प्रोफाइल को लेके, कि ये आपने अपने प्रोफाइल निकाली, ChatGPT डाल के आपने पकड़ लिया, वो तुरंत पकड़ लेंगे। फिर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, वो फिर आपको वही फंसा देंगे, बहुत अच्छे से ग्रिलिंग हो जाती है और आपका वही इंटरव्यू खराब हो जाता है, वहीं आप डाउनग्रेड कर दिए जाते हैं। देन फिर इम्पैक्ट आपका रिजल्ट पे शो होता है वो। तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, पहला पॉइंट तो हो गया। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आप क्या बताना चाहेंगे? दूसरा, आपकी जो प्रोफाइल होती है, आपको जो अपने आप CV बनाते हैं, वो आपको पूरी गो थ्रू करनी है बहुत डीप में। वो कुछ भी पूछ सकता है आपकी प्रोफाइल से। देन अगर आपका वर्क एक्स है, देन आपकी कंपनी के बारे में, उस कंपनी का बैकग्राउंड, उसका क्या इम्पैक्ट है अलग सोशली या फिर फाइनेंशियली, तो वो सब आपको पता रहना चाहिए। बाकी आपने कोई सर्टिफिकेशन करा है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी मतलब आपके ऑल ओवर खुद की प्रोफाइल क्लियर रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम डीप में, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक तरह से ये है कि आपने जो लिख के दिया है अपने बारे में वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और सच लिखना चाहिए आपको। ये मेन मुझे पॉइंट समझ में आया। सच के ऊपर अगर आप लड़ेंगे तो जीतना तो आपका लिखा ही हुआ है। क्षितिज, आपने बताया ये कि कितना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू राउंड में, इतनी सारी चीजें होती है, इतनी ग्रिलिंग होती है, तो ऑब्वियसली सच्चाई के साथ तो बढ़ना जरूरी है ना? अब इस प्रोसेस के दौरान आपने इंटरव्यूज दिए और आज का पॉडकास्ट हम उन बच्चों के लिए ले रहे हैं जिनका परसेंटाइल काफी अच्छा और कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो क्षितिज के एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्षितिज, इसमें जब आपने भरा एप्लीकेशन दिए, आपने एप्लीकेशन भरे, इंटरव्यूज दिए, तो ऑब्वियसली आपके कन्वर्ट भी हुए होंगे, है ना?
तो उस टाइम पे आपने कौन सी मेन प्रॉब्लम्स का सामना किया कन्वर्जन के टाइम पे? सबसे पहले तो जब हम एप्लीकेशन भरते हैं तो लाइक हमें थोड़ा प्री प्रिपेयर रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। लाइक जैसे मेरा था कि जैसे मैंने जैन में एग्ज़ाम दिया और मैंने 4 में अप्लाई करा था, और मेरा लाइक 1 फ़ेब को मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, जैन में आपने अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम में आपका इंटरव्यू हो गया? इंटरव्यू हो गया। लाइक मैं बेसिकली सोच रहा था कि इंटरव्यूज जनरली मार्च अप्रैल में होते हैं, जाके थोड़ा मुझे टाइम लगेगा प्रिपेयर के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, देन आपको प्री प्रिपेयर रहना पड़ेगा अपने लिए कि इंटरव्यू कभी भी हो सकता है जल्दी। एंड सेकंड थिंग, जब मेरा कन्वर्ट हुआ एक कॉलेज में, देन आई वाज वेटिंग फॉर अदर कॉलेज एज वेल, रिजल्ट्स आने बाकी है मेरे भाई कॉलेजेस के। देन उसमें उन्होंने एक डिमांड रखी थी, लाइक उन्हें ये था कि अगर आपको सीट बुक करनी है उस कॉलेज के लिए, देन आपको 11 लाख रुपए पे करने हैं। 11 लाख? जी, फर्स्ट ईयर की उन्होंने पूरी फीस आपको पे करनी है, वो भी 5-6 दिन के अंदर। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, फाइनेंशियली आपको सॉलिड दिमाग में रखना। और बेसिकली उस कॉलेज के जो कंपैरिजन जो मेरे बाकी कॉलेज के एग्जाम्स रिजल्ट हैं वो लाइक अच्छे हैं वो कॉलेज उससे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुई कि मैं क्या स्टेप आगे लूँ कि मैं वो 11 लाख पे करूँ, आइदर कहीं मेरे वो फंस ना जाएं, उसकी दिक्कत थी, या फिर मैं रिस्क लेके वो सीट छोड़ दूँ, अपना आई के लिए वेट करूँ। तो ऐसा भी आपके साथ होने वाला है ना? कई जगह ऐसा भी होगा जहां आपका मन नहीं होगा, वहां से कॉल लेटर आ जाएगा और फिर आपको ये रहेगा यार मैंने अगर आप ये सिक्योर्ड ऑप्शन छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी ऑप्शन में भी ना हो तो दिक्कत हो। तो बिल्कुल सही कहा, तो ये रिस्क लेना पड़ जाता है स्टूडेंट्स को। तो श्रुतिज, मैं तो जानता हूँ, दर्शक शायद से ना जानता हूँ कि आपका ग्रेजुएशन जो हुआ है ऑनर्स प्रोग्राम रहा है फिजिक्स में, राइट? फिजिक्स में आपने ऑनर्स प्रोग्राम किया है। तो आपका जो बैकग्राउंड है ना तो टेक रिलेटेड है ना मैनेजमेंट रिलेटेड है। तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इंटरव्यू के दौरान? बिकॉज इंटरव्यू में तो बहुत क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी कि आपका तो बैकग्राउंड ही नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे जो करना चाहते हैं, तो उनके मन में डर होता है कि यार यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क मी, मेरा तो बैकग्राउंड नहीं रहा है, कितना अच्छा मैं कर पाऊंगा इस चीज में। तो उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? लाइक ऐसा था कि बीइंग अ बिजनेस फैमिली आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टू बिजनेस, बट लाइक लेकिन जब मैं ग्रेड के लिए कर रहा था तो मुझे इतना गाइडेंस नहीं मिला कि मैं आगे किस फील्ड में जाऊं, तो मैंने खुद से चूज़ कर लिया ऑनर्स कोर्स फिजिक्स में। देन उसके लिए मुझे पता था मुझे बिजनेस में जाना है आगे, तो मैंने उसके रिगार्डिंग ही जो मेरी सारी इंटर्नशिप थी कॉलेज में, सोसाइटीज़ थी, मैंने सारी वो बिजनेस फील्ड के रिगार्डिंग ही ज्वाइन करी, जिससे मुझे आगे जाके जो बेनिफिट मिले उस चीज़ का। और वो भी था, और मैं प्रिपेयर भी हुआ था अपने इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि लाइक सारे ही पूछ रहे थे, लाइक सारे इंटरव्यूज़ में कि हाउ इज दिस हैपनिंग, देन यू आर फ्रॉम फिजिक्स एंड यू आर गोइंग टू लाइक इन मैनेजमेंट फील्ड, देन हाँ, तो दैट्स वाई। तो कहीं ना कहीं था, उनका क्वेश्चन भी सही था कि यार तुमने फिजिक्स में किया तो क्यों मास्टर्स में नहीं कर रहे हो, या फिर उससे रिलेटेड फील्ड में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, एमबीए करना। तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? सबसे पहले तो जो मेरे इंटर्नशिप थी और जो मेरे कोर्सेज थे उनने जस्टिफाई करा कि मैं सर्टिफाइड कोर्सेज किया आपने कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड? जी, तो वैसे इंटरेस्टेड था, और ये था कि थोड़ा उसका बेनिफिट मिला मुझे, और बाकी मैंने खुद सर्टिफिकेशन भी करे थे, उसका बेनिफिट मिला, और बाकी खुद से थोड़ा प्रिपेयर किया कि अपने आप को कि मुझे आपके पास था हाँ, और इंटरेस्ट था। तो मतलब अगर आप इंटरेस्ट है और आप शो कर रहे हो, देन आपने इतना सारा बैकग्राउंड में कर रखा है अपने लिए, तो वो सब जस्टिफाई हो जाता है। तो चित्रेश ने ये बात बहुत सही कही कि अगर आप इस प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट मैटर करेगा, राइट? अगर आपने पढ़ाई उस लेवल पे नहीं करी है, आप बीए के स्टूडेंट रहे हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, मैथमेटिक्स के कई स्टूडेंट आते हैं इस फील्ड के अंदर, तो कहीं ना कहीं मन में ये हो सकता है कि यार मेरा सिलेक्शन शायद से ना हो पाए, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड बच्चे ज़्यादा आते हैं, बीबीए हो गया, बीबीएम प्रोग्राम हो गया, बीकॉम हो गया, ये बच्चे ज़्यादा होते हैं। इवन बीटेक के तो बच्चे टॉपर्स हैं कैट के, राइट? तो उनका कंपटीशन आपके साथ है और आपका कंपटीशन उनके साथ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो टाई ब्रेकर होगा, जो मुझे लगा, वो आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको शो कर पाए कि आपने उसके पाने के लिए कितना सब कुछ किया है, तो आपके लिए जर्नी काफ़ी आसान रहने वाली है। क्षितिज, अब आज की चर्चा को हम खत्म कर रहे हैं और अंतिम सवाल ले रहे हैं चर्चा के लिए। क्षितिज, आप अभी इस जर्नी में चल रहे हैं ना, 2025 अभी चल रहा है, अभी कई जगह का आपका आना रिजल्ट बाकी है, और आप लास्ट ईयर से देख रहे हैं, आप जॉब में थे तो आपने चलो ब्रेक भी ले लिया, तो जस्टिफाइड ब्रेक हुआ आपका कि आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे अपने कैट एग्जाम की। तो अब आप एकदम क्लोजिंग पे चल रहे हैं, अब आप किसी भी पल अपना एडमिशन ले लेंगे और आपका क्लोजर हो जाएगा, और लास्ट ईयर से आप देख रहे थे। तो इस दौरान, ये 2 सालों के दौरान आपने पैरामीटर्स सोचे होंगे कुछ कॉलेजेस को लेके, आपने रिसर्च की होगी, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना चाहिए कॉलेज का? लाइक सबसे पहला तो आपका स्पेशलाइजेशन हो गया कि हर कॉलेज की कुछ अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, तो हमें अपने फील्ड के अकॉर्डिंग किस कॉलेज को जाना है वो एक लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें। देन उसके बाद
सबसे मेन होता है कि एक्रीडेशन होता है कॉलेजेस का, एफिलिएशन हाँ राइट। तो उनके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज, अगर आप कोई कॉलेज ले रहे हैं वो एफिलिएशन है भी नहीं, एफिलेटेड है भी नहीं। रैंकिंग देखते हैं, खैर तो टियर 1 टियर 2 में टेंशन नहीं होती, बट रैंकिंग प्लेज इंपॉर्टेंट हाँ जी, राइट। और बाकी तो लगभग यही रहता है बस। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी इनकी जर्नी चल रही है, कई सारे पॉइंट और ऐड ऑन होने वाले हैं इस जर्नी के दौरान। और क्षितिज ने बिल्कुल सही कहा, इस जर्नी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उनकी बात में मुझे नजर आया वो आया स्पेशलाइजेशन का। जो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, कई बार जो फील्ड उनको चुनते हैं उसमें कंपटीशन इतना हाई होता है, एग्जिस्टिंग बच्चे जो उस फील्ड से रिलेटेड बच्चे हैं, ग्रेड जिनका उस फील्ड में हुआ है, वो शायद से उनसे बेहतर कर पाए। और कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत फील्ड चूज करके अपने लिए गड्ढा खुद खोद लेते हैं प्लेसमेंट्स में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बिल्कुल सही कहा। बाकी रैंकिंग, एफिलिएशन, एक्रीडेशन के मामले में जितने भी टियर 1 टियर 2 कैंपस है ऑलमोस्ट सब अच्छा कर रहे हैं, तभी वो टियर 1 टियर 2 कैटेगरी में, तो वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे क्षितिज, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इन्होंने अपनी जर्नी को शेयर किया। 2 अभी जर्नी जारी है, हम एक और वीडियो लेके आएंगे जब इनका कॉलेज सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन के ऊपर वो वीडियो होगी। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम कुछ पॉइंट्स क्लियर कर पाए हैं, ताकि आपकी जर्नी बन पाए और भी सुखद, और आप अपने लिए सही कॉलेज का चुनाव करते हुए कदमों को आगे बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।